दोस्तों, पिछला साल कुछ खास था। पिछला साल हम सभी कॉमिक्स प्रेमियों के जीवन में लंबे अंतराल के बाद एक खुशी की दस्तक लेकर आया। एंड टुडे ऑन द वेरी आउटसेट आई वुड लाइक टू थैंक अनुपम सिन्हा सर, मनोज गुप्ता सर एंड हिज एंटायर टीम फॉर कमिंग बैक विद विश्वरक्षक नागराज। जी हाँ दोस्तों, पिछला साल लेकर आया था सर्पसत्र सीरीज। ये वो सीरीज है जिसके साथ ही वापसी करी हमारे चहेते विश्वरक्षक नागराज ने। और इसके जो पहले दो पार्ट हैं सर्पसत्र और सर्पद्वंद, तो ये दोनों पार्ट्स मार्केट में आ चुके हैं। हमें इंतज़ार था इसके आगामी अंक का, जो कि आज सर्प यज्ञ के रूप में हमारे सामने है। और अमूमन जैसे कि हम देखते हैं कि किसी भी सीरीज़ के जो पार्ट्स होते हैं, जो कॉमिक्स होते हैं, जो इश्यूज़ होते हैं, उनके लास्ट पेज पे ये दर्शाया होता है कि क्रमशः लिखा होता है विच मीन्स टू बी कंटिन्यूड, वो कहानी आगे जाएगी, या फिर ये मेंशन किया होता है कि उसका जो अगला पार्ट है वो उसका समापन अंक होने वाला है। तो समापन अंक वाली बात इस कॉमिक्स में सर्प यज्ञ के एंड में नहीं लिखी हुई है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये थोड़ी आगे जाएगी कहानी। तो 4 पार्ट्स के बजाय ये 5 पार्ट्स में भी जा सकती है, और वो होगा या नहीं ये फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। तो आज हम बात करेंगे बस वर्तमान की, अर्थात सर्प यज्ञ की। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं कॉमिक्स एनिमल। तो आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके आर्टवर्क की। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों कॉमिक्स के जो टाइटल कवर है उनकी विशेषता ये है कि बहुत ही सुंदर बन पड़े हैं। सभी मेन कैरेक्टर्स को मुखपृष्ठ पर अर्थात टाइटल कवर में दर्शाया गया है। ये देखिए इसका मुखपृष्ठ कितना ही सुंदर मालूम पड़ता है। बैक कवर देखिए, और अब अगर हम वापस आएँ मुखपृष्ठ की तरफ और फिर थोड़ा अंदर चलें, तो पहले ही पेज पे हमें एक खूबसूरत असॉर्टमेंट देखने को मिलता है सभी किरदारों का। और अब अंदर के पैनल्स पर हम एक नज़र डालें तो आपको सब कुछ एक्सपेक्टेड लाइन्स पर मिलेगा। अनुपम सर जाने जाते हैं अपने दमदार आर्टवर्क के लिए। उनके आर्टवर्क की खासियत ही ये है कि आपको बहुत डिटेलिंग मिलती है एक एक पैनल में, चाहे वो फेशियल एक्सप्रेशंस हो, लिम्स की मूवमेंट हो, या फिर बैकग्राउंड में कुछ चल रहा हो। बस फिलहाल यही कुछ ग्लिम्सेस दिखाऊंगा आपको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहानी की बात जहाँ तक हम करें तो ये कहानी फ़िलहाल अपने तीसरे पड़ाव पर है, बट कहानी अनफॉर्चुनेटली कुछ ज़्यादा आगे बढ़ती हुई दिख नहीं रही है। कहने को इसमें कुछ इवेंट्स भी दिखाए गए हैं अनफोल्ड होते हुए, बट वो सारे इनकॉन्सिक्वेंशियल से मालूम पड़ते हैं, अर्थात वो किसी दिशा में किसी एंडिंग की तरफ बढ़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक्शन सीक्वेंसेस की बात करें तो उसकी बहुतायत है। बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं जो कि बहुत फास्ट पेस से प्रोग्रेस करते हैं, बट आयरनिकली कहानी रुकी हुई सी मालूम पड़ती है। दिस इज़ अ थर्ड पार्ट। और तीसरे पार्ट का अमूमन ये होता है कि जितने भी रीडर्स होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो पिछले पार्ट्स में जो सवाल उमड़े थे हमारे दिमाग में उसके जवाब लेकर आएगी, बट यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया है। उनके पिछले सभी सवालों के जवाब देने के बजाय ये पार्ट 10 सवाल और जोड़ गया है हमारी लिस्ट में, कि जो किरदार हैं उनका मोटिव क्या है, वो जो कुछ भी कर रहे हैं कहानी में, चाहे वो लड़ रहे हैं, किसी से प्रेम कर रहे हैं, या फिर बदले की भावना से किसी को फॉलो कर रहे हैं, या किसी की तलाश में हैं, कुछ मोटिव्स कुछ क्लियर होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। दोस्तों कहानी के नरेशन का जो स्टाइल है, अगर हम उसकी बात करें तो पिछले 2 पार्ट्स में उसे एक नॉन लीनियर फैशन में बताया गया है। मतलब कहानी एक सीक्वेंस में आगे नहीं बढ़ती है। प्रेजेंट टेंस में अगर कुछ चल रहा है, सडनली फ्लैशबैक्स आते हैं, सडनली पैरेलल जो स्टोरी चल रही है बाकी किरदारों की वो भी चलती है, फिर फ्लैशबैक्स होते हैं, फिर थोड़ा आगे की बात, फिर थोड़ा पीछे की, फिर प्रेजेंट में। तो होता क्या है कि ये व्हेन यू डू टू मच ऑफ दिस नॉन लीनियर थिंग, नॉन लीनियर स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग, आप अपने पाठकगण को या अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं। तो कहानी ना चाहते हुए भी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी दिखती है। वो आप इस बात से खुद पता लगा पाएंगे कि अगर थोड़ा सा भी आपको डिस्ट्रैक्शन लगता है स्टोरी पढ़ने में, तो आपको फिर से स्टोरी शुरू करनी पड़ती है। और एटलीस्ट तीनों जो कहानी अभी तक आई हैं उनको आपने 2 बार तो एटलीस्ट पढ़ा ही होगा ढंग से समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली द सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स। अदरवाइज थोड़ा सा भी कहीं मिस्टेक हुआ तो आप वो मिस कर जाएंगे कि कौन से फ्रेम में, कौन से सीरीज ऑफ पैनल्स में क्या स्टोरी लाइन चल रही थी। अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए, मतलब मैं अगर आपको एज अ रीडर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं, तो जब मैंने पहली कॉमिक्स पढ़ी थी सर्पसत्र, तो मैं बहुत एक्साइटेड था। मुझे लगा कि भाई नई कॉमिक्स है, नरेशन का नया स्टाइल है, अच्छी होगी। पढ़ा मैंने उसको, कुछ कुछ चीज़ें समझ नहीं आई, बट ठीक है, कहानी पूरी ख़त्म करी। और जैसे सीरीज़ की
ये क्वालिटी होती है कि सब कुछ पहले पार्ट्स फ्यू पार्ट्स में नहीं बताया जाता है, बट फिर भी थोड़ी प्रोग्रेस तो होती है, वो उसमें नहीं दिखी। बट मैंने कहा चलो ठीक है, आगे के पार्ट्स में थोड़ा कहानी को समझने का मौका मिलेगा। फिर आई सर्पद्वंद। सर्पद्वंद को मैंने पढ़ा, पूरा पढ़ा, फिनिश कर दी स्टोरी, समझ नहीं आई। उसको फिर से पढ़ा, सभी पैनल्स को, सभी सीक्वेंसेस को बारीकी से पढ़ा कि कहीं कोई स्पेशल बात मैं मिस तो नहीं कर रहा हूँ, जो कि ये डिफरेंट एपिसोड्स की तारों को एक साथ जोड़ती है। बट कुछ खास पल्ले पड़ा नहीं। तो मैंने सोचा कि जो थर्ड पार्ट है मे बी वो शायद कुछ सवालों के जवाब लेकर आएगी। और अब जबकि मैं थर्ड पार्ट पढ़ चुका हूँ, उसके बावजूद मैं मतलब अपने आप को वहीं रुका हुआ पा रहा हूँ जहाँ मैं सेकंड पार्ट पढ़ने के बाद था। दोस्तों, एक सबसे बड़ी कमी जो मुझे इस कहानी में नज़र आई वो ये कि शेप शिफ्टिंग पावर, अर्थात इच्छाधारी शक्ति, अपने इच्छा के अनुरूप अपने आप अपना रूप बदल पाना, इस शक्ति का होना नो डाउट अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। परंतु एज एन आर्टिस्ट इस इच्छाधारी शक्ति का इस्तेमाल होते हुए दिखाना और ये डिसाइड करना कि इसको किस मात्रा में दिखाना है अपने पाठकों को, ये अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है। और ये चैलेंज यहाँ पे और भी ज़्यादा चैलेंजिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे दो नाग शक्तियों का टकराव दिखाया गया है, नागराज और तौसी। नागराज और तौसी, और इन दोनों की टाइमलाइंस में ऐसे बहुत से किरदार हैं जो कि शेप शिफ्टिंग पावर का इस्तेमाल करना जानते हैं। इनफैक्ट नागराज की टाइमलाइन में अगर आप देखें तो नागद्वीप वाले जितने भी कैरेक्टर्स हैं सारे इच्छाधारी शापों का द्वीप है। तो और सिमिलरली तौसी में भी काफ़ी ऐसे तौसी की टाइमलाइन से भी काफ़ी ऐसे कैरेक्टर्स जुड़े हैं जो कि शेप शिफ्टिंग में माहिर हैं। तो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, राइट फ्रॉम नागू, विसर्पी, अप्सरा, नागराज, तौसी, ये सभी अपनी इच्छाधारी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दिखाए गए हैं। और बहुत से ऐसे इंस्टांसेस हैं, आई मीन कहानी तो अभी सिर्फ 3 पार्ट्स में सामने आई है, लेकिन ये इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो इट बिकम्स कन्फ्यूजिंग फॉर द रीडर्स कि मतलब कौन सा बंदा कहाँ, किस किरदार में, किस रूप में, किससे भिड़ रहा था, क्या बात कर रहा था। तो वो थोड़ा सा एक तालमेल बिठा पाना डिफ़िकल्ट हो जाता है। और इस तीसरी कॉमिक्स में तो महात्मा कालदूत जी की भी एंट्री हुई है कुछ एक एक्शन सीक्वेंसेस में। और नो डाउट दोस्तों, आगे चल के अगर हमें इसके अगले पार्ट में पता लगता है कि महात्मा कालदूत सडनली बोलते हैं कि मैं तो महात्मा कालदूत हूँ ही नहीं, मैं तो नागदंत हूँ, मैं अभी शेप शिफ्टिंग पावर का यूज़ कर रहा था, तो मतलब स्टोरी जो कि है वो फर्दर और उलझ जाएगी। एंड डोंट जस्ट स्टार्ट स्माइलिंग जस्ट येट, यू नेवर नो कि ये कहानी, ये जो मजाक में जो मैंने बात बोली है ये शायद हो भी जाए। सो अभी अपने जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस एंड वेट फॉर द नेक्स्ट कॉमिक्स। अब बात कर लेते हैं पेजेस की। पहला पार्ट जो इसका था सर्पसत्र, ये आया था टोटल 44 पेजेस का। उसके बाद सेकंड जो इंस्टॉलमेंट थी सर्पद्वंद, ये आई थी तकरीबन 45 पेजेस की। एडवर्टीजमेंट्स वाले पेजेस मैंने हटा दिए हैं। और ये जो सर्पसज्ञ तीसरा पार्ट है ये आया है कुल 30 पेजेस में। चलिए अब इसकी प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। 180 रुपीज़ इसका प्राइसिंग है और 30 पेजेस की स्टोरी लाइन है। बीते कुछ दिनों काफ़ी कॉमिक्स फोरम्स हैं हमारे फेसबुक पर, वहाँ पर इसके बारे में चर्चा हुई क्योंकि इनिशियली जब इस कॉमिक्स की अनाउंसमेंट हुई थी तो इसको बताया गया था शायद 48 पेजेस में आएगी, बट अब ये 30 पेजेस के रूप में जो आई है, मतलब डिसअपॉइंटमेंट लाजमी है। बहरहाल आई एम नॉट फ्रॉम द कॉमिक्स पब्लिशिंग वर्ल्ड, तो मुझे एक्चुअली में पता नहीं है कि पेपर का करंट रेट क्या है, इनपुट मटेरियल जो आ रहा है उसकी लागत क्या आ रही है, जो नए आर्टिस्ट हैं, नई कहानियों पर जो काम कर रही है टीम, उन पर कितना खर्चा आता है। तो उस हिसाब से एक कमर्शियल सक्सेस को भी ध्यान में रखते हुए जो फाइनल रेट तय होता है, मैं उस पर फ़िलहाल कमेंट्री नहीं करूँगा। मैं थोड़ा टाइम वेट करूँगा जब उस विषय में मेरी नॉलेज थोड़ी बढ़ जाए। मोटे शब्दों में अगर हम देखें, मोटा मोटा एक कैलकुलेशन हम लोग अगर करें तो ये पाएंगे कि 180 जो इसकी कीमत है डिवाइडेड बाई 30 जो उसके पेजेस हैं, 6 रुपया प्रति पेज इसकी कॉस्ट आ रही है। अब ये 6 रुपया प्रति पेज का जो सर्पदंश आपको एज अ रीडर, एज अ बायर झेलना पड़ रहा है, वो कितना जायज़ है या कितना नाजायज़, ये आपको जानना है अगर तो फेसबुक प्लेटफॉर्म पर हमारे बहुत सारे मतलब कॉमिक्स ग्रुप्स हैं जहाँ पे हमारे जो भाई लोग हैं बहुत अच्छे से इसको डिटेल में मतलब चर्चा करते हैं। बट वहाँ पे जाके आपको थोड़ा एक पर्सपेक्टिव मिल सकता है। मैं फ़िलहाल वो पर्सपेक्टिव आपको देने में सक्षम नहीं हूँ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो भाइयों, अब 100 बातों की एक बात, इस कॉमिक्स को आप क्यों ख़रीदें? देखिए, अगर आपने पिछले 2 पार्ट्स ख़रीद लिए हैं तो इस पार्ट्स को ज़रूर ख़रीदें। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको ख़रीद लेंगे तो आपके पास 3 पार्ट्स हो जाएंगे। जोक से पार्ट। देखिए दोस्तों, अगर आपने पेपर बैग्स ख़रीदने का सिलसिला शुरू कर दिया है तो आप इसको ज़रूर ख़रीदें। आई थिंक ये जो कहानी है ये मैक्सिमम 5 पार्ट्स तक जाएगी।
बाकी तो पब्लिशर्स के हाथ में, बट मेरा अंदाज़ा है कि 2 पार्ट्स और आएंगे इसके, तो आप इसको ख़रीद लीजिए, एक कलेक्शन बना के रख लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है इसको ख़रीदने का वो ये कि अनुपम सर का जो प्रभावशाली आर्ट है वो अपने आप में एक रीज़न काफ़ी है। मतलब इतना डिटेलिंग में वो आर्ट को बनाते हैं बारीकी से, अगर आप उनके आर्ट वर्क का अध्ययन करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। इट्स फुल पैसा वसूल थिंग। कहानी में थोड़ा बहुत गड़बड़ हुई है, थोड़ा बहुत क्या कुछ ज़्यादा ही हुई है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो गई है। दैट्स अ बिग डिटरेंट, बट व्हाट टू डू। और अब मैं आपको रीज़न दे दूँ कि इसको क्यों ना ख़रीदें। अगर देखिए जैसा आजकल ट्रेंड है, मेरा ये मानना है कि जैसे ये पार्ट कंप्लीट होगी, पूरी सीरीज़ कंप्लीट होगी, उसके कुछ अंतराल के बाद ही इसका सीई मार्केट में आ जाएगा। ये स्पेकुलेशन कह सकते हो आप मेरे एंड से, मुझे कोई कुछ इनपुट या इन्फो नहीं मिली है किसी भी पब्लिशिंग हाउस से कि कहाँ क्या प्लान हो रहा है, बट स्टिल ऐसा अक्सर देखा गया, तो ये ट्रेंड शायद आगे भी फॉलो होगा। तो अगर आपने अभी पिछले 1-2 पार्ट्स नहीं लिए तो उसको रहने दें, सीधा सीई पे फोकस करें। जब वो आएगी आप उसको ख़रीदना। बस मेरी आपसे एक गुजारिश है, उस सीए में जो ग्रीन पेजेस बन के आएंगे ना, उसका एक स्क्रीनशॉट खींच के मेरे को भेज देना। मुझे ये जानना ही जानना है कि इस मास्टरपीस को बनाने में एमजी कैम्प को किन किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ा था। फ़िलहाल मुझे आप लोग इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। जल्दी मिलूँगा एक नई कॉमिक्स के साथ। गुड बाय।